ज्यामितीय अधिगम। ठीक है, क्या कहते हैं? ज्यामितीय अधिगम। ठीक, तो वैसे बात कर सकते हो तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि ज्यामितीय अधिगम यानी कि ज्योमेट्रिकल लर्निंग जो थ्योरी दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी? तो वो वैन हीले के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ये एक हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, इनके द्वारा एक ये वाला थ्योरी प्रस्तुत करी गई थी। अब बात करी जाए कि वैन हीले ने इस थ्योरी में कितने चरण बताए थे, कितने स्तर बताए थे? तो वैसे तो इन्होंने टोटल 5 स्तर बताए थे। कितने स्तर बताए थे? 5 स्तर बताए थे, लेकिन जब आप लिखने पर आओगे तो केवल 4 लिखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो लेवल बताए थे वो शुरू करा था इन्होंने जीरो से। कहां से? जीरो से। फिर ये गए 1 पर, फिर गए 2 पर, फिर गए 3 पर और फिर गए 4। इस हिसाब से जब लिखने पे आते हैं हम लोग तो केवल 4 ही स्तर लिखे जाते हैं, 4 ही लेवल लिखे जाते हैं, लेकिन पढ़ा जाता है तो टोटल 5 स्तर। ठीक है, तो पूछा जाएगा आपसे कुल मिलाकर कितने स्तर है? तो 5 स्तर है। और कितने, वैसे पूछा जाए वैन हीले ने जो स्तर दिए गए थे वो कहां से शुरू हुआ था? तो लेवल 0 से शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक करना है आज हमें मैथ्स पेडागोजी का। चलिए बच्चे कह रहे हैं हाँ जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। चलिए क्लियर। तो अगला टॉपिक आ जाता है दोस्तों थ्योरी। थ्योरी आती है वैन हीले की। थोड़े दिनों पहले मैंने आपको एक संपूर्ण मैथ पेडागोजी क्लास पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको संपूर्ण थ्योरी करवाई थी। इंपॉर्टेंट किसकी? गणित की। 3-4 इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको वैन हीले की थ्योरी भी पढ़ाई थी। ठीक है, अब वैन हीले जो थे इनकी थ्योरी का नाम क्या था? तो इनकी थ्योरी का नाम था आपका ज्यामितीय अधिगम। ठीक है, क्या कहते हैं? ज्यामितीय अधिगम। ठीक, तो वैसे बात कर सकते हो तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि ज्यामितीय अधिगम यानी कि ज्योमेट्रिकल लर्निंग जो थ्योरी दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी? तो वो वैन हीले के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ये एक हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, इनके द्वारा एक ये वाला थ्योरी प्रस्तुत करी गई थी। अब बात करी जाए कि वैन हीले ने इस थ्योरी में कितने चरण बताए थे, कितने स्तर बताए थे? तो वैसे तो इन्होंने टोटल 5 स्तर बताए थे। कितने स्तर बताए थे? 5 स्तर बताए थे, लेकिन जब आप लिखने पर आओगे तो केवल 4 लिखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो लेवल बताए थे इस हिसाब से जब लिखने पे आते हैं हम लोग तो केवल 4 ही स्तर लिखे जाते हैं, 4 ही लेवल लिखे जाते हैं, लेकिन पढ़ा जाता है तो टोटल 5 स्तर। ठीक है, तो पूछा जाएगा आपसे कुल मिलाकर कितने स्तर है? तो 5 स्तर है। और कितने, वैसे पूछा जाए वैन हीले ने जो स्तर दिए गए थे वो कहां से शुरू हुआ था? तो लेवल 0 से शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब ये 5 स्तर में इन्होंने क्या क्या बात करी थी और क्या क्या दिया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने जो स्तर दिया था स्तर 1। अब ध्यान रखिएगा स्तर वैसे तो 0 होना चाहिए, लेकिन हम 1 इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ से शुरुआत की। बाकी हम ठीक करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कॉपियों में जैसा एनसीईआरटी में दिया है वैसे ही पढ़ेंगे। तो स्तर 0 से शुरू होता है, जिसका नाम है पहचान करना या फिर चाक्षुषीकरण, जिसे विजुअलाइजेशन भी कहा जाता है। अब ये होता क्या है? तो देखो, सरल शाब्दिक शब्द पढ़ोगे तो काफी आपको परेशानी होगी पढ़ने। पढ़ लेते हैं पहले, कोई नहीं, मैं आपको एग्जांपल के द्वारा बता दूंगा। देखो, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका पूछा जाएगा कठिन शब्दों में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो विद्यार्थी होते हैं ना वो ज्यामितीय आकृतियां, जैसे कि त्रिभुज हो गया, जैसे कि आयतन हो गया, जैसे कि समांतर रेखाएं होगी, चतुर्भुज हो गया, ये जो भी है ना, इन सभी को, इनके नाम को तो वो याद कर लेता है, उनके नाम को तो वो याद कर लेता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती, लेकिन इनको वो किसी और चीज के साथ कोरिलेट करके, उसकी जो बनावट होती है उसको किसी और के आधार के साथ तुलना करके, उसके साथ कंपेयर करके सीखने का प्रयास कर रहा होता है, पहचानने का प्रयास कर रहा होता है। जैसे मानकर चलिए, उसको आपने बताया सर्कल, बच्चे ने नाम याद रख लिया इसका सर्कल है, इसे गोला कहा जाता है, लेकिन जब बच्चे को बोला जाएगा ना कि कैसा, किस चीज से आकृति से वो याद रखेगा इसको, तो बच्चा इसको रखता है रोटी के नाम से, या फिर घड़ी के डायल से, घड़ी आपने देखी होगी हाथ वाली गोल होती है, उससे याद रख लेगा। तो बच्चा इसके नाम को तो याद कर लेता है, ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, ये क्यूब है, वो बच्चा याद कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सर्कल को पहचानेगा रोटी या डायल से, रेक्टेंगल को पहचानेगा घर के दरवाजे से, क्यूब को पहचानेगा एज ए डाइस यानी कि जो हम पासे वगैरह खेलते हैं उससे। तो वो किसी ना किसी के साथ उसको कंपेयर करके याद रखने का प्रयास कर रहा होता है। और जब आप इसकी प्रॉपर्टीज यानी कि गुण पूछोगे तो बच्चे को नीलबट्टा सन्नाटा, कुछ नहीं पता होगा, बस उसे इतना पता है इसका नाम क्या है और ये किसकी तरह दिखता है, और कुछ नहीं पता होता। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं विजुअलाइजेशन, यानी कि चीजों को वो देखकर पहचानने का प्रयास कर रहा होता है। चाक्षुषीकरण यानी कि पहचान करना, किसी चीज के कंपेयर करके पहचानने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक, चलिए, तो ये था आपका स्तर 1 यानी कि 0। स्तर 1 की बात करी जाए तो स्तर 1 में क्या कहा गया? स्तर 1 में इसका नाम दिया गया विश्लेषण करना यानी कि एनालिसिस। तो इसका वही, ये इस चीज का विपरीत हो जाता है। तो इसके अंदर का जो विद्यार्थी है वो एक जो भी श्रेणी की आकृतियां हैं उसकी विशेषताओं को और इसके नियमों को भी खोज लेता है और ढूंढ लेता है। कहने का मतलब यहाँ पर जिस बच्चे को ये पता था कि ये सर्कल रोटी की तरह दिखती है, अब इस बच्चे को पता है ये सर्कल है, अब बच्चे को पता है इसका डायमीटर ये होता है, रेडियस इसका आधा होता है। बच्चे को जब आप रेक्टेंगल दिखाओगे तो बच्चे को पता है कि ये साइड बराबर होगी और ये साइड बराबर होगी। तो अब बच्चे को इनके नाम भी पता है, बच्चा इनके आकार से भी इनको पहचानता है और बच्चे को इनकी गुण भी पता है, प्रॉपर्टी भी पता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है विश्लेषण करना, एनालिसिस करना। पूछा जाएगा आपसे तो आपको पता होना चाहिए। अब बच्चा जो है उनके अंगों में, उनके बीच जो संबंध होता है, उनके जो आधार होते हैं, उनको वो आपको कागज पे फोल्ड करके भी दिखा देगा, उनको पहचान भी लेगा, नाम भी बता देगा और साथ ही साथ में उसकी प्रॉपर्टीज यानी कि जो गुण होते हैं वो भी बता देगा। इसलिए कहा जाता है इसको विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। ओके, अब इनको गुणों के आधार पर पहचानना। अगली बात करी जाए तो स्तर दूसरा, तीसरा यानी कि हम तीसरे पे आगे, लेकिन बोला जाता है इसको स्तर दूसरा। अब इसकी बात करी जाए तो इसे क्या कहा जाता है? आपको याद रखना अनौपचारिक निगम यानी कि इनफॉर्मल। आपके एग्जाम में यही से ही पूछा जाएगा, आपको क्रमांक नहीं दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा अनौपचारिक निगम।
क्या दिया जाएगा? इनफॉर्मल डिडक्शन। अब इसमें क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो छात्र होता है ना, वो अनौपचारिक तर्क देते हुए स्तर 2 में जो खोजी गई आकृतियां होती है ना, इससे पहले जो हमने खोजी थी स्तर 1 में खोजी गई आकृतियां होती हैं, उनकी विशेषता अथवा नियमों के माध्यम से सह संबंध स्थापित कर लेता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अभी तक बच्चे को ये पता था कि ये सर्कल, अभी तक बच्चे को ये पता था सर्कल है, बच्चे को पता था इसका पूरा का पूरा डायमीटर होता है, इसका बच्चे का ये रेडियस होता है, सब कुछ पता था। लेकिन वहीं पर ही आपने बच्चे को बोला कि ये क्या, वहीं पर ही आपने बच्चे को बोला कि ये क्या, तो बच्चा इसको भी सर्कल कहेगा, इसको भी सर्कल कहेगा और इसको भी सर्कल कहेगा। कहने का मतलब है जब एक तरीके की समान चीजें दिखाई जाती है, सर्कल अलग था, रेक्टेंगल अलग था, क्यूब अलग था, उनके गुणों उनकी विशेषताओं को उसने पहचान लिया, लेकिन जब एक ही प्रकार की सिमिलर स्तर की सिमिलर प्रकार की चीजें दिखाई जाती है, तो बच्चा कहता है ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है। यानी कि दो सामान्य प्रकार की चीजों के अंतर्गत जब चिंतन करने की बात आती है, तो सही तरीके से बच्चा प्रकारों के अंतर्गत, उनके गुणों के अंतर्गत, उनके नामों के अंतर्गत पहचान नहीं कर पाता। ठीक है, तो समान प्रकार की चीजों के अंतर्गत बच्चा जो है यहाँ पर इनफॉर्मल के अंतर्गत कार्य नहीं कर पाएगा, उसको पहचान नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं इनफॉर्मल डिडक्शन। लेकिन जैसे ही अगले स्तर पर आता है औपचारिक निगमन के ऊपर, फॉर्मल डिडक्शन के ऊपर, तो अब बच्चा जो है, जो सेम प्रकार के क्या होते हैं, सेम प्रकार की चीजें होती है, जैसे कि ये क्या है, ओवल, ये क्या है, सर्कल, ये क्या है, सेमी सर्कल। तो अब बच्चे को इनके नाम भी पता है, इनके आकार भी पता है, इनके गुण भी पता है और उनकी विशेषताएं भी पता है। तो अब बच्चा जो है यहाँ पर आकर ये सारी की सारी चीजें पहचानना शुरू कर देता है। क्या कर देता है, यहाँ पर बच्चा जो है, जो सेम प्रकार की सामान्य प्रकार की आकृतियां होती हैं, उनके गुण भी पता है, उनकी विशेषताएं भी पता है, उनके बारे में तर्क वितर्क भी कर सकता है। इसलिए इसे कहा जाता है फॉर्मल डिडक्शन, यानी कि औपचारिक निगमन। ओके, पूछा जाएगा आपसे तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए समझ गए। अगला आ जाता है आपका लास्ट, जो कि स्तर 4। इसको स्तर 4 कर लीजिएगा और इसको स्तर 3 कर लीजिएगा, क्योंकि हमने 0 से शुरुआत करी थी। ठीक है, स्तर 4 के अंतर्गत क्या होता है, तो पहले से नाम याद रखिएगा, यानी कि दृढ़ता। इसमें क्या होता है, तो जो भी प्रकार की बच्चों को आकार दिखाए जा रहे हैं, तो उसके अंदर जो अमूर्त चिंतन होता है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, वो भी उसके अंतर्गत उपलब्ध होता है। कहने का मतलब है अभी तक बच्चे को केवल उसके नाम, उसके नियम, उसकी प्रॉपर्टीज पता थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि उसके अंतर्गत छुपी हुई होती है, उसको अमूर्त रूप में चेक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मानकर चलो, दो समांतर रेखाएं खींचता हूं मैं आपको और इनको एक इंटरसेक्ट करती है एक रेखा। ठीक है, तो अब बच्चे को पता है कि जो भी ये डिग्री होगा ना, वही सेम डिग्री यहाँ होगा। तो यहाँ पर ये क्या है, अमूर्त चिंतन है बच्चे। या फॉर एग्जांपल के रूप में हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, उस बच्चे को पता होगा अब कि यदि इस संख्या को इस संख्या के स्क्वायर से प्लस कर दिया जाए, तो ये जो संख्या होगी ना, इसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। ठीक है, अब बच्चे को ये पता है, जो भी इसका अमूर्त चिंतन है, उसको ये पता है कि इन दोनों के संख्या का स्क्वायर का जमा इस संख्या के स्क्वायर के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल के रूप में अगर ये 3 है और ये 4 है, तो सीधी सी बात है ये 5 होगा। कैसे, देखो 3 3 9, 4 4 16, तो ये क्या हो गया 25, और ये देखिए 5 5 25, तो इन दोनों का योग जो होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए अब बच्चा जो है इस स्तर पर आकर जो अमूर्त चिंतन होता है, पहले तो अभी तक केवल मूर्त चिंतन कर पा रहा था, जो चीजें दिख रही थी केवल उतना कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पर आकर बच्चे के अंतर्गत अमूर्त चिंतन भी उत्पन्न हो जाता है, तार्किक चिंतन भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि जो चीज दिखाई दे रही है, उनकी प्रॉपर्टी, उनके गुण, उनकी आकारों के बारे में तो बच्चा बता ही सकता है, लेकिन जो चीजें नहीं है उसके सामने अवगत, उन चीजों के बारे में भी अध्ययन करके उन चीजों के बारे में भी सोचने विचार करना वो शुरू कर देगा। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका वैन हेले की थ्योरी, ज्योमेट्रिकल लर्निंग, यानी कि आपका ज्यामितीय अधिगम। चलिए, समझ में आया, जल्दी से बताइए। अब ध्यान रखिएगा, ये जो अधिगम होता है ना, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। अगर बच्चा 0 पर है तो फिर वो 1 पर जाएगा, फिर वो 2 पर जाएगा, फिर वो 3 पर जाएगा, फिर वो 4 पर जाएगा। तो एक सीढ़ी नुमा बताया गया है इसको। क्या बनाया गया, एक पिरामिड के रूप में बताया गया, एक सीढ़ी नुमा बताया गया। तो एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। समझ गए सभी बच्चे, जल्दी से बताइए। अगले टॉपिक आ जाता है दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005। अभी एनसीएफ 2005 देखा जाए तो आपके टॉपिक के हिसाब से कोई भी पैडागोजी उठा लीजिए, कोई भी पैडागोजी उठा लीजिए, उसमें आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है पैडागोजी। एनसीएफ हर जगह पूछा जाता है, ईवीएस ले लो, हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, मैथ्स ले लो, सीडीपी ले लो, हर जगह हर सब्जेक्ट की अपनी एक एनसीएफ देखने को मिलती है। ठीक, चलिए एनसीएफ क्या है पढ़िए। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2005 में बनाई जाने वाली इस तरीके की चौथी रूपरेखा है। कौन सी रूपरेखा थी 2005 वाली? फोर्थ थी, चौथी थी। क्यों? क्योंकि इससे पहले 3 बनाई जा चुकी थी। कौन कौन सी? तो एक बनाई थी वर्ष 1975 में, एक बनाई गई थी 86 के कहने पर 1988 में, और एक बनाई गई थी 2000 में। ठीक है, तो ये 3 पहले ही हमारे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा बन चुकी थी, एनसीएफ 1975, एनसीएफ 1988 और एनसीएफ 2000, और आखिरी बनी 2005 में। सबसे नवीनतम दस्तावेज है, 2020 पे काम चल रहा है, तो अभी उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये चौथी अपने आप में ऐसे बनाई गई क्या थी, हमारी रूपरेखा थी। अब ध्यान रखिएगा, इस राष्ट्रीय शिक्षा, ध्यान रखिएगा अनुशंस परिषद, जिसे हम कहते हैं एनसीईआरटी, इसके द्वारा पर इसको तैयार किया गया था
और यह पाठ्यक्रमों की रचना नीति सुधार अनुशंसाओं तथा शिक्षण में श्रेष्ठ प्रणालियों की आधारशिला होती है। कहने का मतलब यह है कि एनसीईआरटी की अनुशंसा पे तो इसको तैयार किया ही गया था, लेकिन एनसीईआरटी का अतिरिक्त कार्य की बात करी जाए तो विद्यालयों में किताबों का प्रबंधन करवाना, नए नए सिलेबसों को इंट्रोड्यूस करना, नई नई प्रणाली को जोड़ना और साथ ही साथ में बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध करवाना। यानी कि शिक्षा से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, पुस्तक से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, वो सारे के सारे कौन करता है? एनसीईआरटी करता है। कौन करता है? एनसीईआरटी करता है। पूछा जाएगा आपसे तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। चलिए, अब एनसीईआरटी ने जिसने एनसीएफ 2005 को बनाने में मदद करी थी, इनके अनुसार गणित के पेडागोजी में क्या क्या बातें की, तो इन्होंने कहा था कि गणित वह है जो बालक का गणितीकरण करे। गणितीकरण कहने का तात्पर्य क्या है? तो गणितीकरण कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि बच्चा कम से कम उतना जरूर सीख ले जो दैनिक मर्रा की जिंदगी के अंतर्गत उसके लिए गणित का इस्तेमाल होगा। जैसे कि आप दुकान पर जाओगे, आप व्यापार करोगे, आप सामान लोगे, सामान दोगे, आप एक दूसरे से मिलोगे जुलोगे, जो भी आपका पैसा का व्यापार होगा वो करोगे, तो हर किसी में आपके गणित का इस्तेमाल होगा। तो कम से कम बच्चों को हम उतना जरूर सिखा सके ताकि बच्चा अपने डेली जीवन के अंतर्गत उसका इस्तेमाल करके अपने आप को सर्वाइव कर सके। उसी को हम कहते हैं गणित। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार किसके बारे में चर्चा की गई? चलिए, किसके बारे में चर्चा करी गई है? तो ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत विचार तथा कार्य करने की आजादी। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि बच्चों को यहाँ पर सारी की सारी चीजें, ये नहीं कि टीचर समझ ले कि टीचर के दिमाग में जितनी सारी चीजें हैं वो एक टोकरी में भरे और बच्चों के ऊपर आकर उठे हुए। नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। कम से कम हमें बच्चों को इतनी आजादी तो देनी चाहिए कि बच्चा क्या सीखना चाहता है, किस तरीके से सीखना चाहता है और क्या उसके विचार। अगर इतनी हम आजादी हम बच्चे को प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसको दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? मेन दायित्व एक अच्छे शिक्षक का कर्तव्य है। ठीक है, तो हमें ये नहीं लेकर चलना कि सारी की सारी चीजें बस लाकर उड़ेल देनी है, समझानी है, अधिगम करवाना है। ठीक, अगला बिंदु, अगला बोला गया है कि दूसरों की भावनाओं और कल्याण के प्रति संवेदनशीलता। देखो दोस्तों, ये क्या बोला गया है? दूसरों की भावना और कल्याण के प्रति। अब यहाँ पर केवल बच्चों को इतना ही नहीं सिखाया जाता केवल अपना काम बनता और तेल लगाए जनता, ऐसा काम नहीं होता। यहाँ पर इतना भी सिखाया जाता है कि आप अपने कार्य के हित के साथ साथ दूसरों के हितों का भी ध्यान रखें। आप अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करने की सोचे, ताकि हमारा जो समाज है, ताकि हमारा जो देश है, वो साथ साथ में आगे एक साथ बढ़ने की कोशिश करे। लेकिन आजकल की दुनिया में क्या होता है? आजकल की दुनिया में ये होता है कि पड़ोसी अपने खुशी से खुशी नहीं हो रहा होता है, दूसरों के दुख से खुश हो रहा होता है। पड़ोसी को ये एक आंख भी नहीं बाता कि यार ये मेरे साथ वाला इतना क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है कि वो आगे बढ़ता जा रहा है और मैं वहीं का वहीं हूँ। ठीक है, तो आजकल पड़ोसी और रिश्तेदार आपके जो मेल जोल में आपके जितने भी करीबी हो, वो देखिएगा कभी भी आप जब तरक्की कर रहे होगे, आप जब किसी चीज को आगे की तरफ ले जा रहे होगे, उसकी आंख में एक बार भी नहीं पाएगा। कभी भी देख लेना ये चीज। ठीक है, मैं तो देखता ही रहता, मुझे पता है इस चीज के बारे में। आप भी आगे जाकर जिंदगी में इस चीज को एक्सपीरियंस करोगे, तो ध्यान रखिएगा दूसरे की भावनाओं को और दूसरे को कल्याण को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो नई परिस्थितियों में लचीले एवं रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करना। देखो दोस्तों, क्या बोला गया? नई परिस्थिति, जब भी आपके पास सीखने सिखाने के जो नए नए तरीके आते हैं, उन नए तरीकों में हमेशा आपको लचीला रहना है। ये नहीं कि आपने एक सोच लिया कि बच्चों को इसी तरीके से सिखाना है। क्या पता वो बच्चा करके सीखे, क्या बच्चा वो देखकर सीखे, क्या बच्चा वो बच्चा सुनकर सीखे। तो जैसा बच्चा आप सीख सकता है आपको उसी तरीके से सीखना है। तो आपके सिखाने की प्रक्रिया में हमेशा आपको लचीला रखना है, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। ये नहीं कि एक चीज को आप ठोस मान लो, सटीक मान लो और उसी चीज को करने का तरीका रखो। नहीं, जिस तरीके से आपका बच्चा सीख सकता है उसी प्रकार की रचनात्मक प्रक्रिया को, तो उस प्रकार के मेथड को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी की प्रकृति तथा आर्थिक प्रक्रियाओं एवं सामाजिक बदलाव की उन्मुख कार्यों में हिस्सा लेने। कहने का तात्पर्य, आप किसी भी प्रकार का कार्य करवाते हो बच्चों से, तो हर प्रकार के कार्यों में ये सुनिश्चित करो कि बच्चा वहां पर एक्टिव हो, बच्चा वहां पर पार्टिसिपेट करे। ये नहीं कि सारी की सारी चीजें आप आए स्टेज पर खड़े हुए, क्लास के वहां पर खड़े हुए और सब कुछ आपने बता दिया और बच्चे ने सीखा या ना सीखा आपने कोई ध्यान ही नहीं दिया। नहीं, आपका केवल कार्य को करवाना नहीं है, आपका कार्य यह भी है कि सभी बच्चों ने उसमें भाग लिया है, भागीदारी है, पार्टिसिपेट किया है कि नहीं किया है, सीखते सिखाते समय उनकी जो प्रक्रिया थी सीखने की वो सक्रिय है कि नहीं है। इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलें तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा इस बात पर बल देती है कि पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक, ये तीनों की तीनों चीजें ध्यान रखिएगा। पाठ्यचर्या यानी कि जो होल करिकुलम आपका देखो पाठ्यचर्या जो होल करिकुलम है, पाठ्यक्रम जो आपका सिलेबस और पाठ्यपुस्तक जो आपकी किताबें पूरी की पूरी उपलब्ध कराई गई है अलग अलग सब्जेक्ट को, ऐसा होना चाहिए जो कक्षा के अनुभव को बच्चे की प्राकृतिक तथा वातावरण से तालमेल बिठाने में शिक्षकों को समर्थ बना सके तथा सभी बच्चों को अवसर उपलब्ध कराए। देखो दोस्तों, क्या बोला गया? सभी बच्चों को सीखने सिखाने के हमें समान अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। ये नहीं कि जो बच्चा सीख रहा हो जल्दी केवल हमें उसी पर ही फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि जो बच्चा सीख नहीं पा रहा हो उसको हमने पीछे धकेल दिया, सीखे ना सीखे वो उसकी जिम्मेदारी है, हमारे पास कोई मतलब नहीं रखेगा। नहीं, ये एक अच्छे टीचर का, एक अच्छे शिक्षक का गुण है कि वो सभी बच्चों को सीखने के समान अवसर दे, समान मौके दे। अगर कोई बच्चा नहीं सीख रहा है तो अतिरिक्त समय देकर बाकी बच्चों के समान लाने का उसे प्रयास किया जा सके। तो कैसा भी हो, आपका पाठ्यचर्या हो, पाठ्यक्रम हो या फिर आपका पाठ्यपुस्तक हो, उन सभी चीजों में आपको इस चीज के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है,
सभी बच्चे आप फिर परेशान हो रहे हैं, तो मेरे भाई मैंने आपको आते ही बता दिया था, इसका जो पीडीएफ है मेरे भाइयों मैं डलवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल हमारा ये है डीके गुप्ता, कृपया करके पढ़ लीजिए और मुझे पढ़ाने दीजिए, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं यहाँ डलवा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी पीडीएफ की परेशान मत हो, यहाँ पर मैं इसका पीडीएफ डलवा दूंगा, पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। कृपया करके आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, पीडीएफ बाद की बात है, मैं बिना बोले डाल देता हूँ, कहने की टेंशन लेने की नहीं आपको जरूरत, ठीक है। यहाँ भी पढ़ने आए तो कृपया करके पढ़ लीजिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा क्या है। सभी बच्चों को सीखने सिखाने के अच्छे अवसर देती है, उपलब्ध कराती है मौके, और साथ ही साथ में उनको प्रयास करवाती है कि सभी के प्रकार के बच्चों को सीखने के बराबर मौके दिए जाने चाहिए, सभी को समान अवसर दिए जाने चाहिए, ठीक। चलिए आगे चलें। तो गणित शिक्षण के संबंध में एनसीएफ 2005 किन बातों पर बना है। देखो दोस्तों क्या कहा इसने कि गणित शिक्षण के संबंध में जो एनसीएफ है वो किन किन बातों पर ध्यान देता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बच्चों में गणितीकरण की क्षमता का विकास करना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। कम से कम बच्चा उतना तो जरूर सीख ले ताकि अपने दैनिक मर्रा की जिंदगी के अंतर्गत वो अपने गणित का इस्तेमाल करके अपने जीवन को चला सके, अपना जीवन गुजर कर सके, ठीक है। उसी को हम गणितीकरण कहते हैं। साथ ही साथ इसका अर्थ है कि बच्चे किसी भी स्थिति के बारे में गणित की भाषा में विचार करना सीखें, ताकि गणित के साधनों और तकनीकों का उपयोग किया जा सके। इसमें चित्र बनाना हो गया, चरों का चुनाव हो गया, समीकरण हो गया, असमीकरण बनाना हो गया, तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालने समझते हो। तो देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में मैंने आपको क्या दिया, मैंने आपको 100 का नोट दिया, ठीक है। मैं मान लो बच्चा हूं, मैंने एक दुकानदार को 100 का नोट दिया। 100 का नोट जब दिया तो दुकानदार ने मुझे सामान दिया 35 का। तो आपके मन में एक फिगर बन रहा होगा, यार मैंने इसने मुझे सामान दिया 35 का, अब मुझे इसे पैसे वापस करने दो। दुकानदार देखो कैसे पैसे वापस करता है, देखिए दुकानदार क्या करता है, 35 का सामान लिया तो 35 5 40 और 40 और 60 100। तो दुकानदार ऐसे करके पैसे देता। कभी भी दुकानदार ये नहीं कहता कि 100 में से 35 गए तो कितने बचे, नहीं, दुकानदार कभी भी ऐसा नहीं करेगा। देखिएगा कभी भी आप कैलकुलेट करके, जो दुकानदार गणित इस्तेमाल करता है ना वो बिल्कुल ही लो लेवल का इस्तेमाल करता है, ठीक है, हाथ पर जोड़ने वाला। कभी भी देखिएगा दुकानदार से आप जब भी सामान लोगे, 1000 रुपए दिए और सामान आया आपका 557 रुपए का, मान लीजिएगा 1000 रुपए दिए और 557, ऐसा 1000 का नोट चलता नहीं है अब, मान लो फिर भी 557 का क्या आया आपका सामान आया और दुकानदार को आपने दिया 1000। तो दुकानदार कभी भी ये नहीं करेगा कि 1000 में से 557 घटा दो, नहीं, 557 में वो 3 रुपए डालेगा, 560 हो गए, 560 में वो 40 रुपए डालेगा तो कितने हो गए आपके, वो सीधी 600 हो गए, और फिर 400 रुपए ऊपर से दे देगा। ऐसे करके वो कैलकुलेट करता है। तो आपने मस्तिष्क में चित्र बनाया, चित्र बनाकर उसके समीकरण असमीकरण को जोड़ा, और फिर उसके बाद में आपके सामने एक निष्कर्ष निकाल के, ठीक है। तो यही कहलाता है आपका बेसिक गणित। तो कम से कम इतना तो बच्चा जरूर सीख ले, कम से कम इतना गणितीकरण तो कभी जरूर करे। तो इस चीज को कभी भी आप करके देखिएगा, इस चीज को कभी भी आप आजमा कर देखिएगा। दुकानदार इसी प्रकार की गणित का इस्तेमाल करते हैं, वो हमेशा टोटल पैसे में से नहीं देता आपको, वो जितने आपको दिए उसमें से जोड़ कर देता, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल के रूप में मानकर चलिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, मुझे आप बताइएगा कि कितने पैसे बचे। कौन कौन सा बच्चा इसका करेक्ट आंसर देता है मैं मानता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखिए समझिएगा इस बात को। एक मान लीजिए आपने मुझे से एक सामान, कौन सा बच्चा इसका सही आंसर देता है मैं देखता हूँ, ठीक है। आपने मान लीजिए मुझसे सामान कितने का आया, तो सामान आया आपका, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के रूप में मान लीजिए सामान आया आपका 33 रुपए। सामान मान लो आपने मुझे 100 रुपए दिए, आपने मुझे 100 रुपए दिए और 100 रुपए में से सामान आया 33 रुपए, और मैंने आपसे बोला भैया 3 रुपए खुले और दे दो, बाकी पैसे मैं आपको लौटा दूं। तो बताइए 3 रुपए खुले मुझे आपने दिए और मैंने आपको कितने रुपए लौटाए, जल्दी से बताइए। कौन सा बच्चा बताएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा आंसर, जल्दी से बताइए।